डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कुछ कहानियाँ हमें यकीन लायक लगती हैं, जबकि कुछ कहानियाँ हमें पूरी तरह से झूठ लगती हैं। कौन सी घटनाएं होती हैं जो हमारा दिमाग कहता है हाँ ये सच है, और कौन सी घटनाएं होती हैं जो हमें झूठ लगती हैं? मैं ये कहता हूँ कि उनका निर्णय कौन करता है, आप करते हैं या आपका दिमाग करता है? यकीन कीजिए, हर गलत और झूठी दिखने वाली चीज़ झूठ नहीं होती, आपका दिमाग आपसे झूठ बोलता है। क्योंकि ऐसी अजीब घटनाएं अगर सच हुई, आपकी जिंदगी बदल सकती है। साधारण जी रही ये जिंदगी आपकी बदल जाएगी और आप भ्रम में, डर में रहना शुरू कर देंगे। यही कारण है आपका दिमाग कहता है नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता, ये तो झूठ है। उसके बाद आप दोबारा अपनी जिंदगी में खो जाते हैं, भूल जाते हैं ऐसी घटनाओं को, ऐसी कहानियों को। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। आपको ये यकीन लायक नहीं लगेगी, आपको ये कहानी झूठी लगेगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 1 घंटे के लिए इस कहानी में घटने वाली घटनाओं पर यकीन कीजिए। मान लीजिए कि मेरी जगह आप उस स्थान पर थे, बस उसके बाद आप इस कहानी में खोते चले जाएंगे। जब मैंने आंखें खोली थी, अंधेरा था, जैसे मैं किसी सुरंग में हूं। पास में पड़ी हुई वो लालटेन, मुझे उस लालटेन को उठाकर आगे बढ़ना था, क्योंकि मैं डर चुका था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं कहां पर हूं। और ऐसी सुरंग में मिट्टी की वो खुशबू आपको एहसास दिलाती है कि आप किसी खतरे में हैं। जल्दी जल्दी उस सुरंग में मैं आगे आगे भागा जा रहा था, यह सोचकर कहीं मैं यहीं पर दफन ना हो जाऊं। हमेशा से मुझे ऐसी गुफाओं से, ऐसी सुरंगों से डर लगा करता था। इसी कारण मैं जंगलों में नहीं जाता था। सुरंग के अंदर जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पांव तक नहीं रखता था। हमेशा से तंग चीजों से मुझे डर लगता था। और अब मैं एक ऐसी ही सुरंग में हूं, और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं इस सुरंग में कैसे आया। सर पर मेरे चोट लगी हुई थी, माथे पर थोड़ा सा खून था, और हाथ में ये लालटेन। मैंने उस सुरंग में भागने की बहुत ज्यादा कोशिश की। काफी ज्यादा आगे पहुंचने के बाद जब मैं थक गया, वो सुरंग जिसका कोई अंत नहीं था, मैं भागा भागा जा रहा, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। थका हुआ मैं वहीं पर बैठ गया। उसके बाद मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ पर आया कैसे। घबराहट में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ से बाहर निकलना कितना ज़रूरी था। उसके लिए मुझे ये याद करना था कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। याद करने लगा अपने वजूद को, आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और ऐसी जगह कैसे फंस गया। खुद को थोड़ा संभाला मैंने, आंखें बंद की ताकि मुझे यह सुरंग बार बार दिखाई ना दे। आंखें बंद करके मैं सोचूंगा मैं अपने घर के बेडरूम में हूं, तो दिमाग शायद काम करने लगे। ये ट्रिक काम कर गई, मुझे सब कुछ याद आने लगा। मेरा नाम राघव है और मैं एक डॉक्टर हूं, न्यूरोलॉजिस्ट, यानी दिमाग का डॉक्टर। मैं एक अस्पताल में काम किया करता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट के एक शहर में। मैं न्यूरोलॉजिस्ट था, वहाँ का ही ऑपरेशन किया करता, और जब भी वीकेंड्स पर छुट्टी होती तो मैं घूमने के लिए निकल जाया करता। यहाँ कैसे पहुँचा वो कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा था। ऐसा तो नहीं कहीं मैं पहाड़ों में घूमने के लिए गया, उसके बाद गिर गया इस सुरंग में। लेकिन ये जो सुरंग है, ये बड़ी ईंटों की बनी हुई लग रही है, जिन पर कई अजीबोगरीब निशान भी हैं। मैं दोबारा आंखें खोलकर देखने लगा। घबराहट थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन फिर से जब दिमाग चलने लगा कि मैं एक सुरंग में हूं, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी।
मैं जैसे जैसे याद करता जा रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गया, उसके बाद घबराहट बढ़ती जा रही थी। फिर से मैंने चलना शुरू कर दिया, दिल को संभालने के लिए। हमेशा जब मैं घबराता हूँ तो चलना शुरू कर देता हूँ। अस्पताल में भी मेरी यही आदत है और सब कहते हैं कि सर कितना ज़्यादा चलते हैं, इससे उनका दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है। यहाँ पर भी मैं भाग नहीं रहा था, चल रहा था, हाथ में लालटेन लिए। जानना चाहता था यहाँ कैसे आया। अगर मैं किसी तरीके से भी यहाँ पर आ गया हूँ तो बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। चलते चलते अब मैं दीवारों को साफ देख पा रहा था। वहां जितनी भी ईंटें लगी हुई थी ना, उन ईंटों के ऊपर अजीब से आकार बने हुए थे। एक ईंट को हाथ लगाकर मैं पहचान करने की कोशिश करने लगा। कैसे निशान हैं ये? मैंने ध्यान से देखे। अजीब से जानवर बने हुए। जानवर नहीं, ये अजीब से दृश्य बने हुए हैं। क्या चीज है ये? कई हाथ, कई बाजुएं, पत्ते भी बने हुए हैं। इंसान जैसा भी कुछ लग रहा है, जबकि जानवर जैसा भी कुछ लग रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स सा डिजाइन हर एक ईंट पर था। आगे आगे बढ़ते बढ़ते मैंने हर एक ईंट को देखा, उस पर ऐसा ही निशान बना हुआ था और मैं बस देखता चला गया। काफी ज्यादा चला मैं, लेकिन जैसे इस सुरंग का अंत ही नहीं था। बिल्कुल सीधी सुरंग, चलते जाओ, अंत नहीं मिलता। और उसके बाद मैंने आवाज लगाई, अगर मैं किसी खास जगह पहुंच नहीं सकता, इस सुरंग का अंत मुझे मिल नहीं रहा है, कोई ना कोई आवाज तो सुनेगा ना, जवाब देगा ना। मैं चीखा था, मैं कह रहा था मेरी मदद करो, बहुत जोर से। वो आवाज जैसे ही सुरंग में थोड़ी सी गूंजी, बिल्कुल शांति और सन्नाटा। अब मैं सुनना चाहता था कि सामने से कोई जवाब देता है या नहीं। ऐसी सुरंग में आवाज बहुत ज्यादा गूंजेगी जहां छत पर, दीवारों पर और नीचे बड़ी बड़ी ईंटें लगी हुई हों। आवाज गूंजती चली जाएगी। जितनी दूर तक भी ये सुरंग है, आवाज उतनी दूर जाएगी और शायद सामने से कोई जवाब भी दे दे। अचानक सामने से आवाज आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने जवाब दिया है। लेकिन जब वो शब्द अच्छे से गूंजने लगे, मेरे दिमाग में उन शब्दों को एक जगह मिली और मैं पहचान कर पाया वो आवाज को। ये बिल्कुल मेरी आवाज थी। जो शब्द मैंने बोले थे, गूंजते हुए वापस वही शब्द आए थे। लेकिन जब मैंने दोबारा उन शब्दों को दोहराया, थोड़ा बदल कर भी कहा, कुछ समय बाद सामने से फिर से मेरी वही गूंज लौट कर आई। पहले मैं जमीन पर बैठ गया। यहाँ तो आवाज गूंज रही है, यानी कोई जवाब नहीं दे रहा। ऐसा लगता है यह अंतहीन सुरंग है जो मुझे बहुत दूर तक ले जाएगी और शायद यहीं घुटकर मैं मर जाऊंगा। पहली बार सुरंग में उतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था जितना मुझे बचपन से लगता आया है। बचपन में एक बार घर के लॉन में एक बड़ा सा खड्डा मेरे पिता ने किया था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मैं उस समय टीवी देखा करता था और अपने पिता से कहा करता था, अगर जंग हो गई हम कहां पर छिपेंगे। मेरे पिता ने छोटी सी सुरंग बनाई थी, जैसे कोई बच्चे के खेलने के लिए बनाता है। जैसे ही मैं सुरंग में गया था, कमर से फंस गया था। चीखने लगा था मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा सर नीचे की तरफ था। शुरू में सांस नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे पिता ने 30 या 40 सेकंड में ही मुझे उस खड्डे से बाहर निकाला। वो अजीब सा डर था जो मेरे सीने में पड़ गया। अगर बाथरूम का दरवाजा भी बंद हो जाता, मुझे घुटन होने लगती। यह धीरे धीरे मेरे लिए फोबिया बन गया, यानी आपका अंदरूनी डर। कभी भी किसी भी जगह पर मैं अकेला चला जाऊं, कोई छोटी जगह हो, घबराहट होने लगती है, आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। ये बचपन से अब तक मेरे साथ हुआ था, लेकिन पहली बार यहां पर उतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था। शायद इतने समय में मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरा डर ही खत्म हो गया। मैं घुटनों के बल आ गया, रोने लगा था। फिर याद करने लगा था कि मैं यहाँ पर आया कैसे। किसी न किसी जगह से आया हो सकता हूँ। याद करूँगा। बैठा मैं, ध्यान करने लगा, घुटनों को मोड़ा। जब मैं अपने दिमाग को शांत करूँगा, शायद मुझे कुछ याद आए। जैसे जैसे मुझे याद आता गया, मेरा हर वो ऑपरेशन
कैसे लोग मेरी तारीफ किया करते थे और मैं उस जगह का बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट था। उसके बाद कुछ आर्मी के लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। हाँ, वो मुझसे बात कर रहे थे। एक खास प्रोजेक्ट है, मैं उस प्रोजेक्ट में काम कर सकता हूँ, तनख्वाह बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, मेरे लिए पूरी उम्र की कमाई कुछ समय में हो सकती है, दोबारा मुझे किसी अस्पताल में काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, लोगों की मदद करना मेरा सिर्फ पेशा नहीं है, मेरा शौक भी है। मैं इसी तरह लोगों की मदद करते रहना चाहता हूँ। फिर वो आर्मी के लोग वहाँ से चले गए थे, लेकिन बार बार वो मुझसे कॉन्टैक्ट्स बना रहे थे। कभी तो आर्मी के लोग, तो कभी कुछ और सरकारी लोग, कभी खुफिया एजेंसी से लोग आते, तो कभी CIA के वो खास अधिकारी भी मुझसे मिलने आ रहे थे। वो कह रहे थे ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा खास है। मैंने कई बार उनसे पूछा था आखिर प्रोजेक्ट है क्या कोई ऑपरेशन करना है? वो खुफिया जानकारी मुझे बताना नहीं चाहते थे। मैंने भी ज़्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि खुफिया जानकारियाँ ऐसी ही होती हैं, किसी आम इंसान को बताई नहीं जाती। अगर मैं उनसे हाथ मिलाऊंगा उसके बाद ही मुझे वो जानकारी मिलेगी। ये सब मुझे याद आ रहा था और तब मुझे लगा कहीं मैं उनके साथ कहीं ऐसी जगह पर तो नहीं चला गया, पहाड़ों में, या मैं घूमने के लिए गया वहीं पर फंस गया। कुछ तो हो सकता है, मुझे और ज़्यादा याद करना होगा। याद करने की मेरी कवायद समय ले रही थी और मुझे पता था जितना समय मैं बर्बाद करता जाऊंगा यहाँ भूख प्यास से मरने की, उतने ही मेरे चांस बढ़ते चले जाएंगे। फिर मुझे याद आया, एक ऐसे ही CIA के एजेंट को मैंने हाँ की थी। उसके बाद एक बड़ी सी फाइल पर मेरे साइन लिए गए। उसमें कुल 900 पेज थे और 900 पेज पर मुझे साइन करना था। पूरा दिन लग गया था, कई चीज़ें मैं पढ़ता जा रहा था। उसके अनुसार ये खुफिया जानकारी मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट में जाने के बाद मैं किसी से मिलूंगा नहीं और एक खास जगह हमें ले जाया जाएगा। उसके बाद जब प्रोजेक्ट खत्म भी हो जाए, मैं सरकारी संस्था में काम करूंगा या ऐसी जगह पर रहूंगा जहां आम इंसानों से मैं मिल नहीं पाऊंगा, और अगर मैंने अपनी जानकारी लीक करने की कोशिश की तो मुझे जेल में डाला जा सकता है। मैंने उस फाइल पर साइन किया था और उसके बाद 1 महीने बाद मुझे उस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा, कुछ ट्रेनिंग होगी। वहां तक मुझे याद आ गया था। मुझे लगा जैसे जैसे याद आता है मैं चलता चला जाता हूं ना, ये भी पता लगता रहेगा इस सुरंग में मैं कहां से आया। शायद कुछ देखकर ही मुझे याद आ जाए, कोई ऐसा दरवाजा मिल जाए, दीवार दिख जाए जहां से मैं पहचान कर लूं। मैं चलता जा रहा था, याद करने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं याद करता उतना ज़्यादा सर दर्द करने लगता। बार बार जब मैं सर को हाथ लगाता, सर से वो निकला हुआ खून जो अब जम चुका था, ये पहचान करवा रहा था कि चोट काफ़ी गहरी लगी है, लेकिन मेरे अंदरूनी हिस्से पर किसी भी तरह की चोट की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। जख्म खोपड़ी पर है, दिमाग पर चोट नहीं लगी, और एक न्यूरोलॉजिस्ट इस बात को सबसे अच्छे से समझा सकता था और जान सकता था। मैंने फिर से जोर की आवाज़ लगाई। मैं ये जानना चाहता था कि ये आवाज़ कितने समय में लौट कर आती है। मैंने सेकंड्स नोट किए। आवाज़ काफ़ी समय बाद गूंजी थी और मैंने पहचान कर ली कितनी दूर से ये लौट कर वापिस आई है। यानी सामने कोई ना कोई दीवार होगी या अंत होगा इस सुरंग का। मैं बढ़ता गया। मेरे चलने की रफ्तार तेज थी। मैं दिमाग पर जोर नहीं डाल रहा था क्योंकि सर काफ़ी दर्द करने लगा था। बिना सोचे मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। काफ़ी समय लगा। आगे पहुंचकर मैंने देखा वहाँ 3-4 रास्ते थे। वो सुरंग अलग अलग तरफ जा रही और सामने बनी हुई वो दीवार जहाँ से टकराई होगी मेरी आवाज़। अब चुनाव करना था, आखिर मुझे किस तरफ जाना है। सभी की सभी सुरंगें एक जैसी लग रही, कोई खास निशान नहीं था उन पर। मैंने उन ईंटों के ऊपर बने हुए वो निशान पहचान करने की कोशिश की। किसी पर कुछ अलग होगा, कोई पहेली, कुछ ना कुछ तो होगा जो मेरी समझ में आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने सबसे पहली वाली सुरंग का चुनाव किया। मैंने फिर से
एक आवाज लगाई और इस बार वो आवाज लौटी नहीं। बाकी सुरंगों में भी मैंने आवाज लगाई लेकिन कोई भी आवाज लौटी नहीं। यह इस बात का सबूत था कि यकीनन इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन कोई दरवाजा, कोई रास्ता, कुछ ना कुछ तो होगा ना। पहली सुरंग में मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा था। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे कई जगह बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े पत्थर दीवारों पर लगे हुए साफ नजर आ रहे और उन पर बने हुए वो निशान, ज्यादातर निशान पेड़ों जैसे लग रहे। बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़े तने और कई छोटी छोटी जड़ें। ऐसा कई पत्थरों पर था और धीरे धीरे उन पत्थरों के रंग भी अलग अलग आने लगे थे। ऐसा लग रहा था ये सुरंग अब यहाँ पर कुछ बदली बदली सी है। हो सकता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो, लेकिन यकीन कीजिए इतनी लंबी सुरंग आखिर क्यों बनाई गई होगी, किस कारण बनाई गई होगी, कुछ ना कुछ तो है। काफी चलने के बाद आगे मैंने देखा कई और सुरंगें, कई और रास्ते। मेरा दिमाग चकराने लगा कि इस सुरंग का चुनाव करूं। आप मेरे साथ हैं ना? सोचिए, ऐसे सामने कई सारी सुरंगें आ जाएं, अब किस सुरंग का चुनाव करेंगे? बात जिंदगी की है। ज्यादा समय यहां पर बिताया, मैं भटक गया तो मारा जाऊंगा। यहां पर मैं कैसे आया मुझे याद नहीं आ रहा था। और उन सुरंगों की शुरुआत में मैं जमीन पर बैठा, सर का वो दर्द कम हो चुका था तो मैं सोचना शुरू कर गया। वहां उस फाइल पर जब साइन किया था उसके बाद क्या हुआ था? घर पर मैंने वो फाइल रखी हुई थी। हाँ, एक मिलिट्री वाला आदमी जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई मुझे एक बड़ी हमर गाड़ी में लेकर गया था। मेरे सर पर जैसे कपड़ा बांधा गया था ताकि मैं देख ना पाऊं। पहली बार किसी ऐसी सरकारी खुफिया एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा था जिसकी कई बातें बहुत ज्यादा सीक्रेट होंगी ताकि मैं पहचान ना पाऊं उन रास्तों को। इसीलिए मुझे इस तरह अपनी आंखें बांध कर ले जाया जा रहा है। लेकिन सफर ज्यादा लंबा नहीं था, बस 1.5 घंटा। मैं जहां पर पहुंचा था एक बड़ा सा शटर खुला। उसके बाद मुझे कई सीढ़ियां चलना पड़ा और एक कमरे में जब मैं पहुंचा, वो काले रंग का कमरा था। वहां पर कई कांच भी लगे हुए जो बिल्कुल काले थे। दूसरी तरफ शायद कोई खड़ा होगा जो मेरी बातें सुन रहा होगा या मुझे देख रहा होगा, लेकिन वहां पर सिर्फ एक कुर्सी थी। जबकि मैंने देखा है जब पुलिस वाले या आर्मी वाले इंटेरोगेशन करते हैं, एक टेबल होता है, 2 कुर्सियां होती हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लॉ है, लेकिन यहां शायद कोई नियम नहीं चलता। सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा था। जैसे जैसे मैं उन बातों को याद करने की कोशिश करता, मेरा सर दर्द करने लगता। पता था मुझे मेरे सर में वहीं पर चोट लगी है जहां पर मेमोरी स्टोर होती है। वहां जो भी दिन की घटनाएं होती हैं वहां याददाश्त के तौर पर रखी जाती हैं, लेकिन उस जगह पर अगर चोट लग जाए आपकी याददाश्त कुछ समय के लिए चली जाती है। मैं जानता था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैं अपने सर पर जोर लगाता, हाथ रखता, फिर सोचता, इससे दर्द कम होता और यादें मेरी आंखों के सामने घूमती चली जाती। याद आ रहा था मुझे वहां पर मुझे बहुत बातें बताई गई थी, क्योंकि मैंने उस फाइल पर साइन किया था तो मुझे बताया गया कि आपको एक खास प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। आप बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और देश और दुनिया के कई ऐसे ही खास लोग जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा माहिर हैं एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक खास जगह भेजे जा रहे हैं। आपको वहां जाकर रिसर्च करनी है, ढूंढना है वहां पर कोई ऐसी लिविंग थिंग है, कोई जिंदा चीज़। मैं उनकी बातों से समझ नहीं पा रहा था वो कहाँ की बात कर रहे हैं। मैंने कहा, क्या कोई रेगिस्तान है जहाँ पर कोई जानवर नहीं पाया जाता? क्या सहारा पर जाना है? वहाँ 2 आदमी थे जिनकी अलग अलग आवाज़ की मैं पहचान कर पा रहा था। सामने तो कोई नहीं था, बोल वो बाहर से रहे थे, लेकिन इतना पता लग गया जब वो भारी आवाज़ वाला शायद कोई बूढ़ा आदमी वो बोलता है, सब चुप हो जाते हैं। वो शायद उनका लीडर होगा और उसने कहा, अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है। तुम किसी रेगिस्तान पर नहीं जा रहे, किसी बड़ी जगह पर जा रहे हो। तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मुझसे बहुत समय से बातें
मुझसे बहुत समय तक बातें की गई और उसके बाद मुझे अलग जगह ले जाया गया। आगे आने वाले दिनों तक मेरे कई टेस्ट लिए गए। भागने की रफ्तार जानी गई, मैं कंधे पर कितना वजन ढो सकता हूँ, उसके बाद मैं पानी में कितना तैर सकता हूँ। ऐसे कई टेस्ट थे जो मैं देता जा रहा था। फिर मेरे सामने कई लाशें रखी गईं, उनकी चीरफाड़ करनी थी, दिमाग के अंश काटने थे। फिर पेड़ों को रखा गया। मैंने कहा मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, इंसानी दिमाग पर मैं रिसर्च कर चुका हूँ, लेकिन पेड़ों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, पेड़ों का दिमाग नहीं होता। उन्होंने कहा तुम पेड़ों पर भी रिसर्च करो, क्या हिलने वाले पेड़ कुछ सोच सकते हैं? दिमागी अंश के हिस्से क्या उनमें पाए जा सकते हैं? हमें पता है ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम पेड़ों पर भी रिसर्च करने की कोशिश करो, तुम्हें नई जानकारी दी जाएगी। उसके आधार पर उन किताबों को तुम पढ़ सकते हो। ऐसे लगभग 1.5 महीने तक मुझे किताबें पढ़ने के लिए दी गई, मेरे टेस्ट लिए गए। जैसे जैसे उन पेड़ों पर मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ अजीब था जो मेरी समझ से बाहर था। भले ही वो पेड़ थे, लेकिन उनके अंदर इंसानी खून जैसा कुछ था और उस खून में मैं डीएनए महसूस कर पा रहा था, जबकि पेड़ों के ऐसे डीएनए नहीं होते। इंसानी डीएनए था वो, लेकिन मिलावट भी हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा था कैसे पेड़ हैं ये, क्या म्यूटेशन से बनाए गए हैं? क्या ये खुफिया तौर पर कोई ऐसी रिसर्च की जा रही है जिसमें इंसानों को और पेड़ों को मिलाया जा रहा है, या इस पेड़ ने किसी इंसान को मारा है और खुद में समा लिया है? कई लोग थे जो मुझसे मिलने के लिए आते थे, हमेशा अपने चेहरे को ढके रखते थे। शायद वो गुप्त तरीके से मुझसे मिलते थे और हर बार अलग आदमी। मैं कारण जानता था, भावनाओं में बहकर कोई ऐसा ना हो अपनी पहचान बता दे या अच्छे से मेरा टेस्ट ना ले पाए। इसी कारण हर बार अलग इंसान आया करता था मेरे सामने। इतनी बातें याद आईं और मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। मैंने कहा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं सोचूंगा, ऐसा ना हो मेरे दिमाग में कोई नस फट जाए, इससे मौत की संभावना बढ़ जाएगी। अब दिमाग पर जोर नहीं डालूंगा, शरीर पर जोर डालूंगा। काफ़ी आराम कर लिया। इन सुरंगों में किसी एक सुरंग को मुझे चुनना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैंने सबसे पहले वाली उस सुरंग को चुना, आगे बढ़ने लगा। मुझे लगा था इसका भी कोई अंत नहीं होगा और हो सकता है आगे कई सुरंगें आएं, लेकिन जैसे ही उस सुरंग में मैं और ज़्यादा आगे बढ़ा, उस सुरंग का एक अंत था। बड़ा सा पत्थर सबसे पीछे। वो पत्थर हिल भी नहीं रहा था, मैं उसे तोड़ भी नहीं सकता था। कह सकते हैं ये इस सुरंग का डेड एंड था। तो मुझे फिर से पीछे की तरफ बढ़ना पड़ा। एक और सुरंग का मैंने चुनाव किया। उस सुरंग में भी काफ़ी ज़्यादा आगे तक चला और इस बार वो सुरंग का भी एक अंत था। पहले की तरह नहीं कि सुरंगों का कोई अंत ना हो, यहाँ सुरंगों का अंत फिर से मिला था। ऐसा लग रहा जैसे लकड़ी और लोहे के दरवाजे वहां पर ऐसे फंसाए गए हैं कि उन्हें खोला ना जा सके। मैंने धक्का देने की कोशिशें की, लेकिन मैं नाकाम हो गया था। मिट्टी को कुरेदने की कोशिश की, लेकिन पीछे बड़े बड़े पत्थर थे, बड़ी बड़ी ईंटें थी। वो दरवाजों को थोड़ा खींचा, थोड़ा तोड़ा मैंने। पीछे मुझे पत्थर नजर आए। ये कोई दरवाजा नहीं था, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, बस पत्थर लगाए गए थे। डेड एंड उसके ऊपर लिखा हुआ था। फिर से मैं पीछे की तरफ मुड़ा। कई नाकाम कोशिशें। समझने लगा था इन सुरंगों को ऐसे बनाया गया है जैसे आपका टेस्ट चल रहा हो। टेस्ट? ऐसा तो नहीं, वहां मुझसे कई टेस्ट लिए गए थे। अब इस सुरंग में मुझे छोड़ा गया है। शायद मेरे सर पर कोई चोट लग गई होगी। मुझे यहां से बाहर निकलना है। मुझे थोड़ा थोड़ा याद करना होगा कैसे टेस्ट थे, उसमें क्या बताया जाता था। जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे यहाँ से बाहर निकलने के मेरे वो रास्ते मेरी आंखों के सामने नजर आने लगेंगे। अब मैंने फिर से एक सुरंग का चुनाव किया और जैसे ही मैं उस सुरंग के अंदर गया, पीछे से मुझे आवाज सुनाई दी। मैं बोला ही नहीं था तो आवाज कहाँ से आई? ऐसा नहीं हो सकता मेरी पुरानी आवाज गूंजी हो। इतनी लंबी सुरंग है, बार बार गूंजी हुई वो आवाज वापस नहीं आती। कुछ तो है। फुसफुसाहट की वो आवाज थी।
वो एक गूंज थी जो मेरे कानों में पड़ी और मैं तेज हो गया, आगे बढ़ने लगा। अब इस सुरंग में मुझे वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, जबकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। आवाज कहाँ से आ रही है? वो आवाज मेरे कान के पास से भी आती। जैसे ही लालटेन को मैं पीछे की तरफ घुमाता, वहां कोई नहीं होता। ऐसा तो नहीं मेरा दिमाग मुझे भ्रम दिखाने लगा है? अब आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। क्या है ये? कैसी सुरंग है जिसका कोई अंत नहीं है? क्या मैं बाहर निकल पाऊंगा या यहां पर मारा जाऊंगा? मुझे इसका जवाब जानना था, और इसका जवाब देता कौन? मुझे खुद ढूंढना था। और आपके सामने जब भयानक जवाब हो, कई बार मुंह मोड़ने का मन करता है, लेकिन कर नहीं सकते, सामना करना पड़ता है। आवाजें मेरे पीठ के पीछे से आ रही थी, जबकि मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वो आवाज थोड़ी ऊंची होती गई, और वो शब्द ऐसा लग रहा था मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन वो बोल कौन रहा है? क्या कोई पीछे है? लेकिन ऐसी गूंज नहीं थी जो दूर से आ रही हो। ये आवाज ऐसी थी जैसे बस कुछ फुट की दूरी पर आ रही हो। मुझे बार बार पीछे मुड़ते हुए बहुत डर लग रहा, लेकिन अब मैंने रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। मुझे लगा जल्दी से मुझे आगे बढ़ना होगा। ये मेरे मन का भ्रम है। पास से आवाज आ रही है, नजर कोई आ नहीं रहा। भूतों पर मैं यकीन नहीं करता। क्या होगा ये? भ्रम है, भ्रम। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वहां मुझे अजीब से पेड़ नजर आए। उस सुरंग में ईंटों के बीच से निकले हुए वो पेड़, लाल रंग की टहनियां थीं और बड़े बड़े पत्ते, जबकि उन पत्तों का आकार इंसानी हाथ जैसा था। ऐसा नहीं था जैसे आम साधारण पत्ते होते हैं, दिल के आकार के या अंडे के आकार के। इसके पूरे हाथ बने हुए, 4 उंगलियां, एक अंगूठा। कई पेड़ थे वहां पर, कई, और हर एक पेड़ की ऐसी ही पत्तियां, लाल लाल तने। और घबराहट मुझे इसलिए हो रही थी, इन पेड़ों को मैंने देखा था। यही पेड़ था ना जिस पर बहुत समय मैंने रिसर्च की थी। यह वैसा ही पेड़ था, लेकिन जो मेरे पास पेड़ आया था वो पूरी तरह से मरा हुआ था। ये पेड़ जिंदा थे, जिंदा। और अब घबराहट बढ़ती जा रही थी। यहां मुझे एक दुर्गंध सी भी आने लगी थी, जैसे पुराने लोहे की वो दुर्गंध जिस पर जंग लगा हुआ हो। वो अजीब सी दुर्गंध धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे सुरंग के हिस्से में लोहे की बड़ी बड़ी कोई टनल्स हो, कुछ ऐसा हो जिस पर जंग लगा है और पानी भी गिरा है, तो दुर्गंध फैली हुई है। मैं उस तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, पीछा करना चाहता था वो दुर्गंध का, लेकिन पीछे से आ रही वो आवाजें डराने के लिए काफी थी। आगे आगे वो ढेर सारे लगे हुए पेड़, जिनके पास से मुझे निकलना पड़ रहा था। मैं इसलिए डरा था, यही पेड़ों पर रिसर्च की थी। इनके अंदर इंसानी खून पाया गया था, इंसानी डीएनए पाया गया था। जैसे ये पेड़ इंसानों को खा जाते हों, सोख लेते हों। उनके पास से गुजरते वक्त मैं उन्हें छूना नहीं चाहता था, मुझे डर लग रहा था। फिर भी रास्ता संकरा होता जा रहा, मन कर रहा था पीछे मुड़ जाऊं, लेकिन फिर भी पहली बार कोई ऐसा रास्ता मिला था जहां सब कुछ बदला हुआ है और लोहे की दुर्गंध, यकीनन आगे कोई दरवाजा होगा। बीच से निकलते वक्त आगे खाली सुरंग दिखी तो पेड़ों से मैं दूर निकला, आगे बढ़ने लगा तेजी से। और एक जगह मुझे जब एक हड्डी मिली ना, घबराहट हुई मुझे, घबराहट। वो जो हड्डी थी ना, उसके आसपास गिरा हुआ बहुत सारा लोहा जो बहुत ज्यादा नमी को जैसे सूख चुका था, जंग लगा हुआ उस पर, और उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही। लेकिन ये जो बदबू थी ना, सिर्फ लोहे की नहीं थी, इंसानी बदबू। जब हमारा शरीर सड़ जाता है, ऐसी बदबू भी वहां पर बहुत ज्यादा थी। हड्डियां मुझे बार बार नजर आ रही, जगह जगह पड़ी हुई वो हड्डियां। उन हड्डियों को मैंने उठाकर देखा। इंसानी हड्डियों की पहचान कर सकता था मैं। इंसानी हड्डियां आगे और भी ज्यादा थीं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जा रहा और हड्डियों की संख्या ज्यादा होती जा रही थी। अगर आपके सामने सुरंग में ऐसी हड्डियां पड़ी हों, आप उस सुरंग में भटके हुए हों, ऐसा नहीं लगेगा कि जो कोशिश मैंने की है वो कोशिश और भी लोगों ने की होगी? ऐसा तो नहीं, यहाँ आकर सबका अंत हो जाता है, सब मारे जाते हैं, या वो पेड़ मार डालते हैं, सोख लेते हैं।
मैं आगे बढ़ता गया। रफ्तार मेरी तेज हो चुकी थी, लेकिन मेरी टांगें दर्द करने लगी थी। थका हुआ था, खोपड़ियां मिल रही थी, मुझे कंकाल मिल रहे थे। भले ही टांगें दर्द कर रही, लेकिन मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता था। मुझे लगा हर कोई यहाँ थक कर बैठ जाता होगा और मर जाता होगा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तेज रफ्तार जो मेरी टांगों की थी दर्द करवा रही, लेकिन जिंदगी के लिए ये जरूरी था। कैसा टेस्ट है ये, कैसा टेस्ट है, मुझे सोचना होगा कुछ। लेकिन जो जोर लग रहा है मेरा, जो दिल की धड़कन मेरी तेज है, रुक कर ही मैं जान सकता हूँ, अपने दिमाग से जवाब मांग सकता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आया। काफी आगे निकला और वहाँ हड्डियाँ नहीं थी। काफी आगे तक मुझे हड्डियाँ मिली ही नहीं, तो वहाँ रुका मैं, सांस लेने लगा। प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, भूख बहुत ज्यादा लगी थी। खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो जो दीवारें थी, वो जो पत्थर थे, यहाँ उन पत्थरों में काफी ज्यादा नमी थी। मैंने हाथ लगाया, जब उन पत्थरों को तो हाथ गीला हो चुका था। थोड़ा हाथ को समेटा तो वो जो नमी थी वो मेरी हथेली पर आ गई। 1-2 बूंदें बन गई थी। क्या मैं इस पानी को पी सकता हूँ? ऐसा तो नहीं इस पानी को पीने से मौत आ जाएगी? लेकिन इतना प्यासा था, यह रिस्क मैंने लिया। चाट ली अपनी हथेली। बार बार मैं दीवारों पर हाथ लगाता, वो पानी को चाटता। उसके बाद तो मैं उन पत्थरों को चाटने लगा। पत्थरों को चाटता गया, गले को थोड़ा सा आराम मिला। भले ही वो बूंदें थे, लेकिन पानी ना मिलने से थोड़ा पानी मिलना ही ज्यादा अच्छा नहीं होता। उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा और ज्यादा आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी टांगे अब जवाब देने लगी थी। एक बार इतना ज्यादा थक जाओ, थोड़ा आराम करने के बाद टांगे दोबारा चलना नहीं चाहती। वहां पर बैठा और इस बार मैंने सोचा, दिमाग को दोबारा दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ, घटनाओं को याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर कैसे आया? वहां मैं टेस्ट दे रहा था ना, यहाँ कैसे आया? वहां आंखें बंद की मैंने, लालटेन को एक तरफ रखा और सोचना शुरू कर दिया मैंने। मुझे याद आने लगा था, उस टेस्ट के बाद मुझे वो जानकारी दी गई जो कि काफी ज्यादा गुप्त थी। एक बड़ी फाइल और उन लोगों के नाम जो मेरे साथ काम करने वाले थे। 18 लोग और थे। उस फाइल में बताया गया कि लगभग 3 सालों तक मुझे दूर रहना होगा। मैं बस उन 18 लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। खाने पीने की सारी चीजें आपके उस जहाज पर रखी जाएंगी। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हम किसी रेगिस्तान पर कोई रिसर्च करने के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि हम एक दूर के ग्रह पर रिसर्च करने के लिए जा रहे थे। हबल टेलीस्कोप में एक ऐसा ग्रह हमारी आंखों के सामने आया था जिस पर हमें पेड़ नजर आए थे, बहुत सारे पेड़। और जहां पर पेड़ है वहां पर जिंदगी है। हो सकता है उस ग्रह पर जिंदगी हो, एलियन हो सकता है एलियन ना हो, छोटे छोटे जीव हों। इंसान वहां पर रह सकते हैं, बस्ती बना सकते हैं। फाइल को पढ़ने के बाद मेरे मन में यही सवाल था, वो जो ग्रह है ना, वो किसी और सौर मंडल में है, बहुत ज्यादा दूर। आखिर इतनी दूरी का सफर हम कैसे तय कर पाएंगे? इंसान तो सिर्फ चांद तक पहुंच पाए हैं ना। मंगल ग्रह पर पहुंचना हमारा एक सपना है। आखिर इतनी दूरी वाला वो ग्रह, हम कैसे पहुंच पाएंगे उस ग्रह तक? पहले मैं इसे मजाक मानना चाहता था, लेकिन यहां कोई मजाक करने के लिए नहीं बैठे सब। वो जानकारी जैसे जैसे मुझे दी जाती रही, मेरे होश उड़ते रहे। लगभग 40 साल पहले जब चांद पर इंसान को भेजा गया था, उससे 30 साल पहले इंसान चांद पर जा चुका था, लेकिन किसी को बताया नहीं गया। 1970 को जब चांद का वो मिशन किया गया, असल में इंसानों को चांद पर नहीं भेजा गया था, किसी और सौर मंडल में भेजा गया था, एक बड़े से वर्म होल के जरिए। वर्म होल एक ऐसा छेद जो कि दूर के अंतरिक्ष को काफी करीब ले आता है। मान लीजिए एक शॉर्टकट जो कि बहुत ज्यादा घनी एनर्जी के कारण पैदा होता है, जहां पर तरंगे बहुत ज्यादा मुड़ जाती हैं। ऐसे कई जगह हमारे सौरमंडल में हैं
उससे हम तय कर सकते हैं हमें कितनी दूर जाना है। वर्म होल ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से एक छेद बनाता है, हम उस ऊर्जा को कितना ज़्यादा बढ़ाते हैं उससे उसके अंदर से हम रास्ते को लंबा कर सकते हैं। इंसानों ने पहले भी कई प्रयोग किए हैं और वो जो डाटा है, वो जो तस्वीरें हैं, वो जो वीडियोस हैं, वो चांद की हैं ही नहीं, वो तो एक दूर के ग्रह के एक छोटे से चांद की हैं। वो जो पृथ्वी नज़र आ रही है वो CGI इफेक्ट था। इंसान कई ग्रहों तक पहुंच चुके हैं और पहली बार पेड़ों वाला ऐसा ग्रह जिस पर इंसान जाने वाले थे और मैं उनमें से एक होने वाला हूं। अब मुझे जब पता लगा, पहले तो गर्व का वो अनुभव मेरे दिमाग में, मेरी रगों में दौड़ पड़ा था और उसके बाद वो डर, खौफ जिसने मेरे शरीर को जकड़ना शुरू कर दिया। 3 साल वहाँ पर बिताने होंगे, 3 साल बाद हम यहाँ पर आएंगे। सफ़र लंबा होने वाला है, सफ़र खतरनाक होने वाला है, लेकिन फिर भी इंसानियत के लिए ये सब किया जा सकता है। डर को भुलाकर मैंने हामी भरी थी। तैयार थे हम उस बड़े से जहाज़ में। वो जहाज़ को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जहाज़ धरती के वातावरण से बाहर निकल पाएगा। मैंने कहा, हम किसी देश में नहीं जा रहे, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, कोई बड़ा रॉकेट नहीं है। तो मुझे जानकारी मिली कि रॉकेट से हम अंतरिक्ष से बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये जो जहाज़ बना है ना, ये धरती के वो कोर के अंदर की तरफ से एक छोटा वर्म होल बनाता है, जिससे हम बड़े वर्म होल के करीब पहुंचते हैं। बड़े वर्म होल से हम दूसरे सौरमंडल तक पहुंचते हैं। इस तरह हम उस ग्रह तक कुछ ही हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। ये बातें अब याद आईं और मैं घबराने लगा था। दिमाग फटने को आ गया और एक डॉक्टर हूं ना, न्यूरोलॉजिस्ट, तो मुझे लगा और नहीं सोचना। इतना बड़ा झटका लगा था। मैं दीवारों की तरफ देख रहा, वो पत्थरों की तरफ देख रहा और इस सुरंग की तरफ देख रहा। आंखें खुल गई मेरी। मैं धरती पर नहीं हूं, इसका मतलब मैं धरती पर नहीं हूं। वो जो पेड़ थे ना, यहाँ के पेड़ थे, यहाँ के। अब मैं समझ चुका था, खतरा इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? क्या सच में मैं इस ग्रह पर हूँ? अगर हूँ तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी होगा। यकीनन इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर लगाया गया है तो बचने के लिए तरीके भी सुझाए गए होंगे। यह सिग्नल मुझे अपने साथियों तक पहुँचाने होंगे, उसके बाद शायद मैं बच पाऊँ। अब टांगों को आराम था, लेकिन सर दर्द कर रहा। मुझे लगा मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी, यानी मैं किसी और ग्रह पर हूँ, भटक ना जाऊं। जैसे ही मैं पीछे मुड़ना चाहता था, मुझे लगा मैं पीछे मुड़ूंगा ना, उसी जगह पहुंच जाऊंगा। सर पर चोट लगी है ना, शायद मैं वहां गिरा था, आसपास कोई रास्ता होगा। मैं बेवजह इस तरफ आ गया, हो सकता है दूसरी तरफ बाहर निकलने का रास्ता होगा, मुझे पीछे जाना होगा। जैसे ही मैं पीछे थोड़ा सा गया, वहां से आवाज आई। वो आवाज साफ थी, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, पीछे मत जाना, मर जाओगे, दोबारा यहीं पर आना होगा और हो सकता है इस बार जिंदा ना पहुंच पाओ। मैंने खुद को रोका, पीछे देखा, साफ आवाज थी, जो पहले गूंज रही थी अब साफ आवाज थी, लेकिन बोल कौन रहा है मुझे ये पता करना था। फिर से मैं आगे की तरफ पढ़ने लगा। सोचा मैंने, आवाज कहाँ से आ रही है, जो साफ शब्द हैं, कौन बोल रहा है। आगे आगे मैं भागता गया, बहुत ज़्यादा भागा और मुझे फिर से हड्डियाँ मिली। लेकिन इस बार ये जो हड्डियाँ थी ना, ये कोई साधारण हड्डियाँ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इंसानी कंकाल हों, ये और जीव के कंकाल थे, किसी जानवर के नहीं। हड्डियों को हाथ से पकड़ा मैंने, रबर की तरह नरम हड्डियाँ, लेकिन उसके अंदर से अंकुरित हुए जैसे कुछ पौधे नजर आ रहे। मांस के टुकड़े थे जो कि जिंदा थे और उनसे कीड़े बाहर की तरफ निकलते, फिर से अंदर की तरफ हो जाते। रोशनी से जैसे वो कंकाल हिलने लगते, कांपने लगते। खोपड़ियाँ भी थी, बड़ी बड़ी 10 फुट की खोपड़ी, छोटी छोटी 1 इंच की खोपड़ियाँ। लेकिन जो छोटी खोपड़ियाँ थीं बिल्कुल इंसानी लग रहीं, जबकि बड़ी खोपड़ियाँ जिनमें कई आँखें
ऐसा लग रहा जैसे ये परग्रही हो। सच में अगर हम किसी और ग्रह पर हैं तो यहाँ पर कई ऐसे एलियन भी होंगे, परग्रही, कई आंखों वाले, छोटे बड़े। जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। और कहीं ऐसा तो नहीं जो आवाज लगा रहा है वो इंसान नहीं बल्कि कोई परग्रही हो। सिहरन से पैदा हो गई थी, शरीर ठंडा होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मौत मेरे बेहद करीब है। और ऐसा तो नहीं ये आवाजें मौत की ही हैं। मरते वक्त ऐसी आवाजें कानों में गूंजने लगती हैं। आगे मुझे हड्डियां मिलती जा रही थीं। कुछ हड्डियां हिलती हुई, अंकुरित हो रही थीं। जैसे हो सकता है परग्रही जो मारे जाते हों ये हड्डियों से दोबारा जिंदा हो पाए। जैसे पेड़ होते हैं ना, कई पेड़ों के तने काट दो, जमीन पे लगाओ, दोबारा जिंदा हो जाते हैं। कई जीव हैं काटने पर 2 हिस्सों में 2 बन जाते हैं, जितने हिस्से काटो उतने बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं ये परग्रही हड्डी से दोबारा अंकुरित हो जाते हैं, बीज की तरह। निकलना होगा मुझे, यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, आगे मुझे वैसे ही लाल रंग के पेड़ मिलने लगे थे। अजीब से तने, अजीब से हाथों जैसे वो पत्ते थोड़ा थोड़ा हिल रहे, वो रोशनी की तरफ हिल रहे। जैसे सूरजमुखी का वो पौधा धूप की तरफ, सूरज की तरफ होता चला जाता है, ये रोशनी की तरफ होते जा रहे थे। डर था मुझे, ऐसा तो नहीं ये मुझे पकड़ लें, खा तो नहीं जाते ये। हाँ, सूख सकते हैं। उनसे दूर था मैं, वो टहनियां हिल रही, ऐसा लग रहा था मुझे पकड़ना चाहती हूँ। मैं जल्दी जल्दी आगे भागने लगा, जबकि एक आवाज थी आगे से, आ जाओ इधर, यही है रास्ता, यही है रास्ता, जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। मैं आवाज का पीछा करने लगा, क्योंकि आपको उम्मीद चाहिए होती है, बचने के लिए उम्मीद काफी होती है, और मुझे वो आवाज ही आखिरी उम्मीद लग रही थी। आगे मुझे एक दरवाजा नजर आया और उस दरवाजे से आखिरी बार वो आवाज आई थी, पहुंच गए तुम, पहुंच गए। जैसे ही मैं उस दरवाजे तक पहुंचा, उस दरवाजे के ऊपर कई चाबियों के छेद बने हुए, लेकिन कोई चाबी नहीं थी। वहां घुमाने के लिए कई पहिए लगे हुए थे। मैंने हर एक पहिए को घुमाने की कोशिश की, वो तो घूमते जा रहे थे, जबकि वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। बहुत मोटा लोहे का दरवाजा, लेकिन मुझे लगा दरवाजा तो मिला, इसके पीछे जरूर कोई रास्ता होगा। ऊपर कई अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहेली हो। उन आकृतियों को, उन छोटे छोटे लोहे के बक्सों को वहां पर चिपकाना होगा, सही आकृति बनानी होगी, जैसे कोई पजल हो। मैं उन बक्सों को वहां पर लगाता जा रहा था, जबकि पीछे वो जो पेड़ थे उनकी टहनियां मेरे करीब आती जा रही। मैं देखता जा रहा आखिर हो क्या रहा है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी उन बक्सों को लगाता गया, और उसके बाद वो दरवाजा जैसे थोड़ा सा खुला। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पूरा खोला, सामने एक और दरवाजा था, लेकिन मुझे लगा पीछे से आ रहे उन पेड़ों से बचने के लिए मुझे पीछे वाला दरवाजा बंद कर देना चाहिए। जैसे ही मैंने वो दरवाजे को बंद किया, मेरे हाथ में जो लालटेन थी ना, वो धीरे धीरे फ्लिकर करने लगी, बुझने लगी थी। इलेक्ट्रिक लालटेन, जो शायद धीरे धीरे बैटरी कम होने के कारण बंद होने की कगार पर थी। यहाँ पर हम सोलर लालटेन लेकर आए थे कि कभी कहीं रोशनी मिली वहां से चीजों को चार्ज तो कर लेंगे। चार्ज, हाँ, मैं आया था उस जहाज में। वो रास्ता मुझे याद आने लगा, क्योंकि मैं अब दरवाजे के सामने था। मेरी टांगें चल नहीं रही, लेकिन दिमाग चलने लगा था। सामने वो दरवाजा, दिमाग में चलने वाली वो यादें। यहाँ पर ये लालटेन को लेकर आए, सोलर लालटेन। हाँ, हम ग्रह तक पहुँचने वाले थे। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। उसके बाद सामने दरवाज़ा खोलना मुझे ज़्यादा सही लगा। जल्दी से दरवाजे के उन पहियों को मैं घुमाने लगा। वहाँ कोई पजल नहीं थी, बिल्कुल सपाट वो स्टील का दरवाज़ा। किसी न किसी तरह तो खुलता होगा ना। जल्दी जल्दी मैं पहिए को घुमाने लगा था, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। धक्का दिया मैंने, खींचा मैंने, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। वहीं बैठकर मैं रोने लगा था, लेकिन जैसे ही मैं ज़मीन पर बैठा, ज़ोर से बैठा था, तो पास के वो पत्थर थोड़े हिले।
मेरे सर पर थोड़ी सी मिट्टी गिरी। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा, ऊपर मिट्टी थी, मिट्टी की छत, और जैसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी मेरे ऊपर गिर रही तो मैंने हाथ मारा ऊपर। मिट्टी भुरभुरी थी लेकिन थोड़ी गीली भी। मैंने हाथ मारा तो नीचे और मिट्टी गिरी। मैंने और हाथ मारा तो और मिट्टी। मैं मिट्टी को नीचे खींचता गया और नीचे मिट्टी की ढेरी लगती गई। उसके ऊपर मैं पैर रखता और मिट्टी को ऊपर से खोदने लगता। यहाँ तो सुरंग बनाई जा सकती है, गुफा। मैं खोदता जाऊंगा, बाहर निकलने का रास्ता होगा, ऊपर से मैं निकल सकता हूँ। मिट्टी को खोदता गया, नीचे मिट्टी लगाता गया, ऊपर मिट्टी खोदता, नीचे मिट्टी लगाता, ऐसा करता गया। उसके बाद जो आसपास की मिट्टी थी बहुत गीली, नमी वाली, मैं उसे दबाता, अपने मुंह में वो पानी की बूंदें डालता और कुछ आराम मिलता। मिट्टी ज्यादा गीली होने के कारण मैं ज्यादा पानी पी पा रहा था, इसीलिए ज्यादा खोद पा रहा था। ऊपर की तरफ बढ़ता गया। कम से कम 12 फुट या 15 फुट मैं ऊपर तक गया था। शरीर मेरा फंसा हुआ, लेकिन ऊपर से मिट्टी निकालता, नीचे मैं डालता। अचानक ऊपर से जैसे मैंने हाथ मारा, मेरा हाथ बाहर की तरफ निकला था। मैंने हाथ नीचे किया तो एक छेद बना। ऊपर से रोशनी, थोड़ी थोड़ी धूप, मेरी आंखें चमक गई। मुझे खुशी का एहसास हो रहा। जल्दी से मैंने हाथ निकाला, अपने सर को बाहर निकाला। मैं अपने कंधों को भी बाहर निकालना चाहता था, लेकिन बीच में फंस गया। एक बाजू निकाल पाया, जैसे ही दूसरी बाजू निकाली, धक्का देकर मैं बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मिट्टी गीली मुझे कमर से जैसे जकड़ रही। मैं हिल नहीं पा रहा था। बहुत जोर लगाया, मैं हिल नहीं पा रहा। फिर आसपास देखना शुरू किया। घना जंगल था वो, घना जंगल। दूर दूर तक मुझे पेड़ नजर आ रहे। ऊपर देखा तो मुझे जैसे छोटे छोटे 2 सूरज नजर आए, अलग अलग दिशा में। उनकी रोशनी नीचे पड़ रही और पेड़ अजीबोगरीब थे। कुछ तो इंसानों जैसे लगने वाले पेड़, वो पेड़ थे। मैंने बाहर निकलने की कोशिश तो की, लेकिन निकल नहीं पाया। मुझे लगा थोड़ा जोर पैदा करता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। थका हुआ हूं ना, बाजुओं में ज्यादा शक्ति नहीं है, शक्ति इकट्ठी करनी होगी मुझे। इतने में मैं सोचने लगा, जब मैं जहाज में यहां पर आया क्या हुआ था। याद करता गया। मुझे याद आया जैसे ही वो जहाज इस ग्रह के वो वातावरण के अंदर आया था, वो जहाज अपने आप जैसे पलटने लगा। हम सब के सब वो क्रैश को देख रहे थे। पेड़ों में हमारा वो जहाज क्रैश हुआ था, मिट्टी में थोड़ा सा धंस गया था, नीचे थोड़ा सा खड्डा हो गया था, लेकिन मेरे साथी तड़प रहे थे। मैंने छलांग लगाई, मैं बचकर निकला था। उसके बाद मुझे धुंधला धुंधला सा वो याद आ रहा था। मैंने अपने साथियों को मिट्टी में धंसते हुए देखा था। मिट्टी में धंसने के बाद वो लाल रंग के पेड़ बनने लगे थे, धीरे धीरे लाल रंग के पेड़। वैसे ही इंसानी हाथ वाली पत्तियां, लेकिन उनकी हड्डियां भी घुलने लगी बड़ी तेजी से। कुछ सुरंग के नीचे तक पहुंच पाए थे और नीचे भी हालात बहुत बुरे थे। बचने के लिए हम एक दूसरे को धक्का दे रहे। मेरे सर पर चोट लगी थी, मैं वो दीवार से टकरा गया था, फिर आंखें बंद हो रही। इतना याद था मुझे। वहीं पर तो मैं उठा था। मुझे पीछे की तरफ जाना चाहिए था, हमारा वो जहाज उसी तरफ था, लेकिन मैं आगे की तरफ बढ़ा क्योंकि निर्णय नहीं कर पाया था कि बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। मेरे वो साथी आगे थे। यहां मिट्टी में गड़ने के बाद वो पौधे बने थे। जो भी जीव किसी भी ग्रह का हो, यहां पर उन्हें पौधा बना दिया जाता है, पेड़ों में गड़ जाते हैं। इसीलिए उन पेड़ों के अंदर, जिस पर मैंने रिसर्च की थी, इंसानी डीएनए था। तो वो पेड़ थे ही नहीं। ऐसा नहीं था कि पेड़ों ने इंसानों को खाया हो। वो पेड़ असल में पहले इंसान ही थे। हर ग्रह की एक खासियत, और इस ग्रह की ये। मैंने अपनी कमर को देखा था तो मेरी कमर से जड़ें निकलने लगी थी। मेरे हाथ टहनियों की तरह लाल लाल लंबे होने लगे थे।
मेरी आंखों के बीच से जड़ें निकलने लगी और मुझे पता चल रहा था मैं पेड़ में बदल रहा हूँ, मैं पेड़ में बदल रहा हूँ। और पास में वो जहाज, हमारे उस जहाज के छोटे छोटे कई हिस्से जो कि बिखर पड़े थे, अलग अलग जगह पर गिरे थे। और हमारी वो कमान, वो बड़ा जहाज जो कि अब भी ऑर्बिटल एरिया के बाहर था, हमारे साथ कांटेक्ट बनाए हुए। अब मैं रेंज में आया, उन्हें बता सकता था, सारी की सारी घटना बताई उस रेडियो को ऑन करके जो मेरे सामने पड़ा था। वो लालटेन असल में रेडियो था। मैं टनल के अंदर था तो वो काम नहीं कर रहा था, टनल के बाहर वो काम कर रहा। हमें जहाज में हर वो चीज़ दी गई थी जिसमें सिग्नल को कैच किया जा सकता था, बात की जा सकती थी। मैंने पूरी घटना, मैंने पेड़ बनने से पहले हर एक बात बताई थी ऑर्बिटल स्पेस शिप में। हर शायद मैं इस प्लेनेट में पेड़ का हिस्सा बनकर रह जाऊंगा। कोई मेरे बारे में जान नहीं पाएगा। शायद ये मेरा अंत होगा। ब्रावो टू कॉपी, 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 ब्रावो टू कॉपी। ये हमारे साथी के वो आखिरी शब्द थे और मैं भी यहाँ पर लास्ट शब्द कहना चाहता हूँ। ये रिकॉर्डिंग किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए और हम दोबारा यहाँ पर किसी भी तरह के किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए नहीं आ सकते। यहाँ की सच्चाई हमें पता लग चुकी है, इंसान यहाँ नहीं रह सकते। शायद इस कॉपी को इंसानों तक पहुँचने से रोकने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसे गुप्त रखना होगा, गलती से भी ये लीक नहीं होनी चाहिए।